हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आप हमारे साथ क्या रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं आज, समावयवता का दूसरा पार्ट यानी कि आइसोमेरिज्म। और स्टूडेंट्स, हम आपको बता देते हैं कि जैसे आप रसायन विज्ञान को क्या हार्ड सब्जेक्ट समझ रहे हो ना, उतना हार्ड है नहीं, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले क्या लगता है, असंभव लगता है, परंतु जब अपने उस काम को रुचि के साथ करने लग जाते हैं ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे आपको रसायन विज्ञान का क्या ये पार्ट आपको हार्ड लग रहा होगा, परंतु यदि आप एग्री हब के साथ पढ़ रहे हो ना, तो विश्वास मानिए कि आपको ये कंसेप्ट के साथ इजी वे में और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आज हम इसमें क्लियर कर देंगे। चलो, इसके साथ अपने कौन सा आइसोमेरिज्म का अर्थ होता है समावयवता, तो जिसका अपने पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इसका अपने अध्ययन करेंगे। और जिन बच्चों ने हमारा पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो देखिए, उसके बाद की आज की क्लास जो होगी वो आपको समझ में आएगी, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो सीक्वेंस से करना जरूरी होता है। चलो स्टूडेंट्स, आज अपनी बात करते हैं। तो फर्स्ट, हाँ जी, आज अपने कौन सा अपने अध्ययन कर रहे हैं कि संरचनात्मक समावयवता के प्रकार, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो ये कितने प्रकार की थी, अपने फर्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं कि ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, देखिए यहाँ पर श्रृंखला, फिर क्रियात्मक, फिर अपने कौन सी स्थिति, और इनका भी इनके साथ क्या होगा, यदि कोई क्वेश्चन बनते हैं ना आज की क्लास में, तो वो इनके साथ कंपैरिजन करवाऊंगा मैं आपको। आज अपने जो ये इंडिकेट हो रही है वो तो अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, परंतु जो अपने आज कौन से करने वाले हैं मेजर, इसमें 2 और हैं। तो मध्ययवता यानी कि मेटामेरिज्म, और ये क्या होता है चलावयवता यानी कि टोटोमेरिज्म। इसका अपने आज क्या करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो आपको फर्स्ट वीडियो में इतना तो पता चल गया होगा कि समावयवता होती क्या है, यानी कि अणुसूत्र क्या हो, यौगिक के समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो, उसी को तो अपने संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। चलो बच्चों, आज अपने बात करते हैं मध्ययवता की। हाँ जी, अपने पास यहां पर क्या है, मध्ययवता, मध्ययवता यानी कि मध्य समावयवता का ये पॉइंट है। इसका अर्थ ये है कि वे यौगिक यानी कि क्रियात्मक समूह कौन से देने वाले हैं, मध्य में स्थित होंगे ना, वो ही समूह मध्ययवता या समावयवता ये देंगे। चलो, तो आपको पहले तो ये मान लीजिए कि अपने पास जितने सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रुप हैं उनमें जो मध्य में स्थित कभी नहीं हो सकते, यानी कि वो किसी चेन है उसके मध्य में स्थित नहीं होंगे, तो वो क्या मध्ययवता नहीं देने वाले हैं। तो अपने पहले उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपने किन का पढ़ने वाले हैं, जो मध्ययवता देने वाले हैं ना उनका पढ़ने वाले हैं। तो आप ये मानकर चलें कि हाँ देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो साइड में लगता है तो वो नहीं देगा, उसी प्रकार हैलाइड ग्रुप है तो आपका वो भी साइड में लगते हैं तो वो नहीं देंगे। चलो, यानी कि श्रृंखला के अंत में लगने वाले वो नहीं देने वाले हैं। चलो यहाँ देखिए आप, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कहाँ मध्य में नहीं लगता है तो ये मध्ययवता नहीं देंगी। एमाइड ग्रुप है तो एमाइड ग्रुप भी संरचना के मध्य में नहीं लगता है, तो ये ध्यान में रखो, मध्य नहीं समावयवता नहीं देंगे। एल्कोहल है वो भी नहीं देंगे, और हेलाइड नहीं देंगे, और एल्डिहाइड नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की तो जरूरत नहीं है। पहले एग्जाम में जो ऑप्शन देगा ना एग्जामिनर, उसमें ये क्लियर करना है कि हाँ ये ग्रुप तो मध्ययवता देते ही नहीं है। देखिए सर, अब इनका हुआ क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बताइए आप। चलो हाँ, आप देखिए कि यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप भी आपको याद करवाऊंगा। हुआ ये कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है RCOH। यहाँ क्या लगने वाले हैं, R, यानी कि ये तो मेथिल ग्रुप है। चलो RCOH ये हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। सर एमाइड का ये लो जी, ये ग्रुप होता है एमाइड का, ठीक है। इसी प्रकार एल्कोहल का कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल का ये होता है, तो आपको ध्यान में लग गया होगा OH, ठीक है।
उस प्रकार हेलाइड, सर ये हेलाइड होते क्या हैं? हेलाइड का स्टूडेंट्स अर्थ यहाँ ये है कि यहाँ पर हेलोजन ग्रुप अपने आवर्त सारणी में कौन सा 17वां ग्रुप है जिसको हेलोजन ग्रुप बोलते हैं ना, वो क्या है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो ये सब होते हैं हेलाइड ग्रुप। तो ये क्या, ये कोई भी कार्बन श्रृंखला जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ ये हुआ, ये एंड में ही जुड़ते हैं, यानी कि मध्य में कभी भी नहीं जुड़ सकते। और ये स्टार्टिंग भी तो बोल सकते हैं, इसको काउंटिंग यहाँ से दी जाती है, चलो वो अलग बात है। यहाँ देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? ये होता है। तो यहाँ इतनी बात स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमाइड, हेलाइड, बचा क्या? एल्कोहल और एल्डिहाइड, ये मध्य यवता नहीं देने वाले हैं। क्या हुआ? मध्य यवता अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देने वाले हैं। तो होगा क्या? अब दूसरे ग्रुप हैं जो मध्य यवता कौन कौन देंगे, उतना आपको ध्यान रखना, ताकि आप मध्य यवता से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हो? एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, और ये क्वालिटी के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता है। चलो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर अब देगा कौन? मध्य यवता कौन से ग्रुप देने वाले? यानी कि मध्य यवता कीटोन होगा, वो मध्य में स्थित होता है हमेशा। इथर होगा, वो क्या होगा? मध्य में स्थित होगा। चलो सर दिखाओ आप। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, क्लियर कट बात है कि कीटोन, एस्टर, इथर, एमीन, ये क्या होते हैं? ये ग्रुप हमेशा एमीन में आपको ध्यान में रखना, 1 डिग्री एमीन नहीं होगी मध्य में, 2 डिग्री होगी। ये आपको क्लियर करवाऊंगा मैं। एक बार आपको यहाँ याद रखना है कि एमीन, तो आप कहोगे कि सर एमीन नहीं देता। 1 डिग्री एमीन मध्य यवता नहीं देती है, 2 डिग्री एमीन क्या मध्य यवता देगी। तो 2 डिग्री यहाँ आपका राइट होने वाला है। चलो यहाँ कीटोन, एस्टर, इथर और एमीन आपके क्या हैं? मध्य यवता, समावयवता देने वाले हैं। अब इनका क्या, पहले आप देखो फॉर्मूला, फिर अपने इनका क्या विस्तार पूर्वक करने वाले हैं अध्ययन। क्योंकि कंसेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन तो कहीं से आ सकते हैं, रटना नहीं है। और मैंने बता दिया ना कि ये रसायन विज्ञान सब्जेक्ट उतना हार्ड है नहीं, यदि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हो तो। चलो कीटोन का फॉर्मूला, हाँ ये क्या हुआ? ये कीटोन है सर, ये कीटोन है, हाँ RCOR, यानी कि इसकी ओपन स्ट्रक्चर क्या होने वाली है? यदि इस प्रकार करें तो इसकी होती है ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है? RCOOR, यानी ये एस्टर है, ये स्टूडेंट एस्टर है। क्योंकि ये ग्रुप देखो स्टूडेंट्स आपको याद करने होंगे, क्योंकि यदि ग्रुप की पहचान नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाओगे। तो आपको इतना याद करना होगा कि RCOR कौन सा ग्रुप है? कीटोन का है, ठीक है ना। ये हमेशा मध्य में स्थित होगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी कार्बन श्रृंखला होगा ये कार्बन मध्य में। ये कार्बन है तो ये कार्बन भी क्या होगा? चेन के, चाहे 5 कार्बन का हो चाहे 7 का हो, ये तो हमेशा मध्य में स्थित होगा। यहां देखो ये ऑक्सीजन है, ये कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। तो ये इथर का है ना, तो ये इथर का है, तो ये ऑक्सीजन कितनी भी बड़ी कार्बन श्रृंखला है ये मध्य में स्थित होगा। यहां देखो स्टूडेंट्स, ये एमीन का केस आ गया है। किसका? एमीन का। और ये एमीन आपको क्या, आर क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन की चेन बन सकती है, परंतु यहां ये 2 डिग्री एमीन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन ग्रुप को ध्यान में दीजिए। यहां जेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग या ICR के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना BHU के, तो मानकर चलो ये लेवल आप पूछ कर नहीं कर सकते कि सर कौन सा एग्जाम, आपको बस सिर्फ कंसेप्ट पकड़ना है। क्वेश्चन किसी प्रकार से आए वो कोई मायने नहीं रखता कि इस एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। हाँ, बस आपको यदि कीटोन आज पढ़ लिया तो कीटोन ही रहेगा, ठीक है। ये आपको ग्रुप याद करनी है। अब बात करते हैं ये समावयवता देंगे क्या, या किस प्रकार के यौगिक होंगे, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो बात। अब बात ये है कि यहाँ अर्थ आपको ये हुआ कि यहाँ फॉर्मूला क्या होने वाला है? समान होगा, परंतु वो कीटोन का होगा तो कीटोन की 2 यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र तो समान होंगे, परंतु नाम उनके क्या भिन्न होंगे। यदि एस्टर की बात करें तो वो दोनों यौगिक एस्टर के ही होंगे, परंतु वो क्या मध्य में एस्टर है, तो इसलिए मध्य यवता देते हैं। चलो ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल हमारे को समझाओ।
समझाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपने पहचान कर लिया होगा। अब देखो यदि वे 4 ग्रुप याद हो गए तो ये आप आसानी से बता दोगे कि किसका एग्जाम्पल होगा। चलो सर इसका नाम तो हमारे को ध्यान नहीं है, परंतु इतना पहचान सकते हैं कि ये ग्रुप किसका है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ इस R को क्या, ये H है ना, हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन का अर्थ क्या है, यहाँ हाइड्रोजन का अर्थ है R, ठीक है। अब ये क्या है, COOR, ठीक है सर। यहाँ ये सर हमारे को ध्यान में लग गया कि किसका ग्रुप बना है, ये सर बना है एस्टर का। ये किसका बना है, ये एस्टर का ग्रुप बना है सर, ठीक है। यदि एस्टर का बना है तो इसका नाम देखो, साधारण नामकरण हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान में रखना कितने पद्धति से, एक तो साधारण नाम पद्धति से होता है, एक होता है व्युत्पन्न नाम पद्धति, और एक कौन सा होता है, IUPAC नाम पद्धति। परंतु इतर में बच्चों को क्या व्युत्पन्न नाम पद्धति से एग्जाम्पल दे देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादातर क्या व्युत्पन्न नाम पद्धति का यूज किया। मैं IUPAC इसके नाम को बता दूंगा, परंतु IUPAC में इसका नामकरण किसके आधार पर करते हैं, यहाँ एस्टर है ना, एस्टर का IUPAC नामकरण करते हैं एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट के आधार पर करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। अब हमारे को ध्यान में लगा कि यहाँ सर आपने एक नाम बताया था, क्या, व्युत्पन्न नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम में स्टूडेंट्स आप 2 चीज क्लियर कर लें। व्युत्पन्न नाम पद्धति में ना ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो इतना ध्यान रखें कि नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, फॉरम कहेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन यदि श्रृंखला में क्या हो, 2 हो तो उसको एसिड कहेंगे, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हैं ना बच्चों को कम समझ में आती है और इनमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सर इसमें कितने कार्बन है, इसमें तो हमारे को 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स, इस प्रकार नहीं है। यह देखो यहाँ है ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर करते हैं तो RCOOR हुआ ना, परंतु नामकरण देखो हमेशा इसको एल्किल नाम दिया जाता है, एल्किल के आधार पर नामकरण करेंगे, एल्किल। और जो ये ग्रुप होता है इसका नामकरण करते हैं एल्केनोएट के आधार पर, एल्केनोएट के आधार पर ग्रुप का नामकरण करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स इसका 8 लगाएंगे क्या, हाँ इसी का लगाएंगे। तो यहाँ तो सर हमारे को कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। यहाँ कितना, 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। यहाँ सर हमारे को कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सर 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो 2 कार्बन का एल्किल का बनेगा क्या, एथिल बनने वाला है। 2 कार्बन का एल्किल कौन सा बनेगा, एथिल बनेगा। और 1 कार्बन का साधारण में क्या कहेंगे, साधारण में क्या कहेंगे, ये व्युत्पन्न नाम है ना, इसमें क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे। हाँ सर फॉर्म कहेंगे। तो इसका लगने वाला क्या है, 8 लगता है, तो फॉर्मेट। हाँ सर ये तो नामकरण बहुत सिंपल हुआ, हाँ एथिल फॉर्मेट इसका नाम होने वाला है, ठीक है। चलो अब तो हमारे को समझ में आ गया, लिख रहे हो ना, चलो लिख रहे हो। ये देखो स्टूडेंट्स, अब इसका क्या अपने यौगिक का कंपैरिजन करेंगे कि कौन से 2 यौगिक हैं जो मध्ययवता देंगे। इसके साथ कौन सा ग्रुप होगा, एस्टर का होगा, क्योंकि मध्ययवता की बात चल रही है। ये ग्रुप किस में है, मध्य में स्थित होते हैं। ये R, ये COOR हुआ क्या, एस्टर। RCOR है, ये भी आपके पास क्या है, R के स्थान पर H लगा दिया, COOR, ये भी तो आपका क्या है, एस्टर है। अब ये दोनों हैं, इनमें कितने कार्बन है, इनमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। यहाँ पर भी 3 कार्बन है, सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला है, बस क्या यौगिक की संरचना भिन्न भिन्न है। तो इसलिए ये संरचना भिन्न भिन्न है, तो ये मध्य में स्थित है और मध्य समावयवता, ठीक है सर। अब इनका नाम क्या होने वाला है, आपको मैंने बताया ना, इसका क्या होगा, मैंने क्या कहा, एथिल लगा, एथिल। ये तो है व्युत्पन्न नाम में फॉर्म, क्योंकि ये 1 कार्बन को क्या कहेंगे, फॉर्म कहेंगे, हाँ एथिल फॉर्मेट। और यदि इसी का IUPAC नाम करना हो तो क्या बताया था मैंने, इस ग्रुप को क्या बताया था, इस R को बताया था एल्किल, एल्किल, और इसको क्या बताया था,
एल्केनोएट, एल्केनोएट बताया ना आपको। हाँ, तो देखो यहाँ 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का एल्किल कौन सा होने वाला है? एथिल होने वाला है। एक कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे, और ओएट लगाना है आपको, यानी मेथेनोएट। हुआ सिंपल। हाँ सर, हो गया ना। चलो, तो सर अब हमारे को ज़्यादा तो ध्यान नहीं है, ये तो हम बता देंगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि आप एग्री में तैयारी करो। सर इसको कहेंगे हम क्या? आपने बताया कि पहले इसको लिखना है। हाँ, इसी को लिखना है। किसको? इसको। तो सर ये तो मेथिल हुआ। हाँ, तो बच्चों ये कितना है? ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। सर इसको एथेन कहते हैं 2 कार्बन को, और लगाना क्या होगा? OH लगाना होगा। यानी कि यहां देखिए नामकरण, ये देखो मेथिल। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, ये मेथिल हो गया, हो गया। ये 2 कार्बन को एथेन कहते हैं प्लस OH, तो ये क्या हुआ? मेथिल एथेनोएट। सर ये मेथिल एथेनोएट तो है, ये किस में है? ये तो स्टूडेंट्स IUPAC में है। सर हाँ ठीक है। यहां देखो क्या सर ने बताया था, कौन सी पत्ती? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न नाम पत्ती होती है स्टूडेंट्स, उसमें 2 कार्बन को क्या कहते हैं? 2 कार्बन को कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एस्टर का प्लस में क्या लगता है? 8, तो ये क्या हुआ? एसीटेट हो गया ना, एसीटेट। और ये ग्रुप कौन सा है? ये यहां लगा मेथिल, तो हुआ क्या? मेथिल एसीटेट। हाँ ठीक है सर, अब तो ये क्या समझ में आ गया, क्यों नहीं आ गया ना? मेथिल एसीटेट। ठीक है सर, ये तो दोनों के नाम तो हमारे को समझ में आ गए। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपको। क्वेश्चन में 2 यौगिक के नाम दे सकता है, तो अणुसूत्र बनाना आना चाहिए। यदि दोनों ने स्ट्रक्चर दे दी एग्जामिनर ने, तो उनके दोनों के नाम मालूम होने चाहिए। फिर आपको क्या ये कंपैरिजन करना है कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। फॉर्मूले दोनों के क्या सेम होने चाहिए। कैसे? देखिए यहाँ पर 1 कार्बन और 2, ये कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन। यहाँ देखो 1, 2 और 3। हाँ ठीक है सर, दोनों में सेम है। हाँ, यहाँ 5 और 1, 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितनी है? 6 हाइड्रोजन। सर यहाँ 3 और 3, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन। यहाँ कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। ठीक है सर, ये कितने? यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अणुसूत्र क्या हो? यौगिक के समान हो, और संरचना क्या हो? भिन्न हो। परंतु ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर है। ये हमेशा मध्य में स्थित होता है, इसलिए मध्य समावयवता है। और किसका प्रकार है? ये संरचनात्मक समावयवता का क्या एक एग्जाम्पल है। सर अब हमारे को ये बताओ कि आपने जो अंतिम करवाया था ना, कौन सा? क्रियात्मक समावयवता, उसमें आपने बताया था कि C3H6O2 ये एक अन्य के साथ देता है। स्टूडेंट्स गलती नहीं चाहिए, क्योंकि ये दे रहा है। देखिए यहां पर यदि मैं बोल रहा हूं कि एस्टर किसके साथ देगा, मैंने आपको लाइन लिखाई थी कि अल्कोहल और ईथर आपस में क्रियात्मक समावयव होते हैं। हाँ सर, आपने लिखाया था। बताया क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर आपस में समावयव होता है। हाँ सर बताया था, परंतु उसका एग्जाम्पल नहीं करवाया था। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, हम यहाँ अध्ययन करवाते हैं कंपैरिजन के साथ। चलो सर, आपको ध्यान है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र हमारे को ध्यान है कि ये होता है। हाँ बताया था, परंतु स्टूडेंट्स यहाँ अपने मध्ययवता पढ़ रहे हैं ना, तो मानकर चलें कि ये तो क्रियात्मक समूह है। कहाँ लग रहा है? ये मध्य में नहीं है, तो ये तो मध्ययवता तो नहीं देगा। सर यहाँ इतने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप बना सकते हैं? हाँ बना सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, 3 कार्बन का तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आपने क्या लिया? 3 कार्बन लिया। कितने हाइड्रोजन लगा आपके पास है? 6 हाइड्रोजन आपके पास है। 6 हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आपके पास है, और आपने लगा दिए 2 ऑक्सीजन के साथ। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? देखिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन क्या श्रृंखला में काउंट होगा। तो सर ये श्रृंखला समावयवता है? नहीं, मैंने आपको क्या कहा था? जिसमें क्रियात्मक समूह भिन्न हो और अणुसूत्र समान हो, वो कौन सी समावयवता होती है?
कौन सी होगी जिसमें क्रियात्मक समूह क्या हो, भिन्न हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हो ना आप, क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। यहाँ क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ क्रियात्मक समूह किसका है, एस्टर का है। तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होंगी, आपस में क्रियात्मक समावयवता होते हैं। ठीक है सर, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अणु सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। यदि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो तो वो क्रियात्मक समावयवता होते हैं, यदि श्रृंखला भिन्न हो तो वो श्रृंखला समावयवता होते हैं, और यदि संरचना भिन्न और ग्रुप एक ही हो तो वो क्या होगा, आपका मध्य समावयवता होगा। ठीक है सर, ये तो कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल और की। देखिए यहाँ पर सर ये कौन सा है, हाँ हम ही बताएंगे, क्यों नहीं आप बताओगे। देखिए सर ये हमारे को लग रहा है कि ये ग्रुप आर का हो सकता है, ये ओ हुआ, ये आर हुआ, यानी कि ये क्या है, आर है सर, ये क्या है, ओ है, ये क्या है सर, आर है। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका इथर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है स्टूडेंट्स, इथर का ग्रुप है। हाँ सर, इथर का स्टूडेंट्स नामकरण आपको ध्यान में होना चाहिए, किसमें, IUPAC में। सर नामकरण की कोई क्लास बना दो, हाँ बना देंगे आपको, बस आप क्या एग्री अब के साथ जुड़े रहो। IUPAC में इथर का नामकरण करते हैं एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर, एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर। ठीक है सर, एल्कोक्सी एल्केन के आधार पर करते हैं। और एल्कोक्सी को स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, छोटा ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी होगा। कौन सा ग्रुप, छोटा समूह होता है ना उसको कहते हैं एल्कोक्सी, और बड़ा समूह होगा वो क्या होगा, एल्केन होगा। बड़ा समूह होगा वो क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, हमारे को ध्यान में लग गया। सर ये एक ही आ रहा है कि दो है, यहाँ सर स्टूडेंट्स एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। स्टूडेंट्स गलती मत करना, क्यों, ये एक कार्बन दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका क्या, यहाँ भी कार्बन है। सर ये कार्बन तो हमारे को दिखाई नहीं दिया। देखो स्टूडेंट्स, इसकी ओपन स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी ओपन स्ट्रक्चर ये बनेगी, कौन सी, इस प्रकार की। यहाँ देखो एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, कितने कार्बन है टोटल सर, हाँ इस प्रकार संरचना बनने वाली है। यानी कि इस पूरे ग्रुप को कहेंगे आर, इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, आर, और ये बीच में क्या है, इथर। हाँ समझ में आ गया। सर इस आर का तो फिर अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ तो हम सोच रहे थे कि क्या मेथिल ग्रुप है, यहाँ तो अब पता चला क्या दो कार्बन का ग्रुप है। यानी कि इसको संयुक्त रूप से लिख सकता हूँ C2H5O, C2H5। हाँ सर लिख सकते हो। तो सर अब बताओ हमारे को क्या, कि आप बोल रहे थे कि सर छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप, अब इसमें तो दोनों ग्रुप समान है। हाँ स्टूडेंट्स यही तो बात है, जब दोनों ग्रुप समान हो तो उसमें एक को क्या मानना है, एल्कोक्सी मानना है। यानी कि मैंने किसको, इसको एल्कोक्सी मान लिया और इसको क्या छोटा ग्रुप मान लिया। तो सर अब इसका नाम क्या होने वाला है, छोटा ग्रुप है तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी का यहाँ दो कार्बन को क्या कहेंगे, एथोक्सी। क्या हुआ, एथोक्सी। और इस ग्रुप को क्या कहने वाले हैं, एथेन। ठीक है सर, अब तो क्या इथर का हमारे को नामकरण भी समझ में आ गया और समावयवता भी धीरे धीरे क्या समझ में आ रही है। यहाँ एथोक्सी एथेन इसका क्या नामकरण है। सर अब नामकरण तो ये हो गया, इन दोनों का नाम एक जैसा, ये हाँ एक जैसा है। अब ये दूसरा यौगिक बनाएगा जिसके साथ क्या दर्शाएगा, समावयवता दर्शाएगा, कौन सी, मध्य की। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका क्या साधारण नाम है ना, दो ग्रुप है एथिल, इसको क्या कहेंगे, एथिल। तो दो लगे हैं तो दो को क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर। क्या हुआ, डाई एथिल ईथर। ये किसका ग्रुप है, ROR ईथर का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है सर, इसका नाम भी डाई एथिल ईथर है। हाँ यही तो मैंने बताया था। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ सर 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है,
सर 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब सर ये किसके साथ, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल अपने पढ़ रहे हैं मध्य यवता में। सर मध्य यवता में है तो हमारे को बताओ कि अब दूसरा इतने ही फॉर्मूला से क्या बनने वाला है। स्टूडेंट्स आपको अब क्या करना है, देखिए ये ऑक्सीजन है, मैं यहां इसको क्या रिप्लेस कर देता हूं, और जो ये ग्रुप है ना मैं इसको यहां रिप्लेस कर देता हूं, यानी कि यहां स्थानांतरण कर देता हूं। हाँ सर कर सकते हो। फिर नाम क्या हो जाएगा, यहां आपके पास क्या 3 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी और यहां 1 कार्बन की। ठीक है सर, ये तो आप बताओ सर। ये देखो स्टूडेंट्स यहां हुआ क्या, मैंने ये रिप्लेस कर दिया ना, तो यहां अपने पास फिर बचा क्या, मैंने रिप्लेस करने के बाद में आपको बताया कि यहां क्या बचने वाला है, CH3। सर हाँ CH3 बच गया। फिर क्या, ये O यहां आ गया, ये O यहां आ गया सर। फिर ये 3 कार्बन की क्या श्रृंखला बन गई, यानी कि सर ये 3 कार्बन की श्रृंखला बना दी। यदि सर आपके बताए हिसाब से चलें तो इसका नाम क्या होने वाला है IUPAC में। स्टूडेंट IUPAC में नाम छोटे ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्कोक्सी। तो यहाँ बताओ भाई ये बना क्या, 1 कार्बन का है तो इसको क्या कहेंगे, मेथोक्सी। ठीक है सर मेथोक्सी। अब ये नंबर ऑफ कार्बन 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 को कहते हैं प्रोप, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है कि यहाँ बनेंगे प्रोपेन। ठीक है सर, नाम क्या हुआ, मेथोक्सी प्रोपेन। चलो ठीक है सर ये तो हो गया, परंतु इसके अकॉर्डिंग बात करें तो डाइएथिल ईथर के अकॉर्डिंग बात करें तो हाँ देखो भाई, पहले आपको क्या छोटा ग्रुप लगाना है, वो कब कहाँ लगता है, वो हमेशा पूर्व लगन लगेगा। तो पूर्व लगन यानी कि आप मेथिल समूह को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापी ग्रुप कहते हैं। प्रतिस्थापी होती है ना, प्रतिस्थापी समूह हमेशा नामकरण में क्या लगते हैं, पूर्व लगन लगते हैं। पूर्व लगन, सर पूर्व लगन का अर्थ ये हुआ कि पूर्व में लगेंगे। हाँ पूर्व लगन है तो यहाँ मेथिल हुआ, मेथिल होगा, फिर एन लग जाएगा। एन का अर्थ होता है कि जो बाकी की श्रृंखला उसमें कोई अशाखित है, और प्रोपेन को क्या प्रोपिल कह देते हैं, यानी कि यहाँ हुआ मेथिल, एन, प्रोपिल और ईथर। ठीक है सर ये तो क्या समझ में आ गया, मेथिल, एन, प्रोपिल, ईथर। बच्चों कई बार एग्जाम में क्या होता है, इस प्रकार के 2 नाम लिखे मिल जाते हैं और बच्चों को क्या संरचना बनानी नहीं आती है, और इस कारण क्या वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं। वो भी बुरी बात है, आसान क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि आप तैयारी कहाँ करे हो, एग्री हब में, तो मानकर चलें रसायन विज्ञान इतना हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बस आपको ज़रूरत है सही दिशा में कार्य करना। सही दिशा में क्या कार्य करना, और सही दिशा के लिए आपको सही निर्णय लेने पड़ते हैं कि कहाँ जाएं, और जाना कहाँ है, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, बस ओनली फॉर एग्री हब का एक बार क्या विजिट करें आप। चलो यहाँ हुआ ये, अब समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार क्या है ये मध्ययुगता। सर अब आप हमारे को ये बताओ कि आपने बताया था कि ईथर और एल्कोहल बना सकते हैं, इतने फॉर्मूला से बना सकते हैं। सर बनाकर बताओ। हाँ बताएंगे। देखो स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, यहाँ इन सब को मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए 4 कार्बन का क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। सर 1 2 3 4 कार्बन तो लग गए, एल्कोहल बनाना है। एल्कोहल हमेशा क्या होता है, मध्य में स्थित नहीं होता है, तो ये तो मध्य होता देगा नहीं। अब बनाओ सर यहाँ पहले, हाँ 1 2 ये H हो गया कंप्लीट, हाँ हो गया। अब देखो 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। सर इससे तो बन गया, और ये मध्य योगता देता नहीं है, तो ये देगा क्या। स्टूडेंट्स मैंने कहा ना कि अणु सूत्र क्या हो, समान हो, और जब क्रियात्मक समूह भिन्न हो तो वो होगा क्या, यानी कि क्रियात्मक समायोजता। ठीक है सर, तो आपको इस प्रकार कंफ्यूज कर सकते हैं। इसका नाम क्या होने वाला है, एन ब्यूटेनॉल। एन का होता है अशाखित, एन ब्यूटेनॉल।
एन ब्यूटेनॉल और डाई एथिल ईथर आपस में क्या होते हैं? क्रियात्मक समायोता होंगे। ये आपस में क्या होंगे? क्रियात्मक समायोता। समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो सर ये बताओ कि एन ब्यूटेनॉल से और बना सकते हैं? यहां आप ध्यान रखो बच्चों, क्या एन ब्यूटेनॉल यानी कि इतने से और बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। क्या? देखिए 1 2 3, यहाँ CH3 CH3 CH3, ये सर ये कितने डिग्री अल्कोहल है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये सर 3 डिग्री अल्कोहल है। परंतु अब हुआ क्या, यानी कि ये 1 नंबर कार्बन पर है। ये कितने नंबर कार्बन पर है? 1 नंबर कार्बन पर है। और ये कितने कार्बन पर स्थित है? यदि काउंटिंग यहां से कर रहे हो चाहे यहां से करो, ये कितने नंबर पर अल्कोहल कितने? 2 नंबर पर कार्बन पर है। यानी कि यहां दोनों ही ग्रुप किसके हैं? अल्कोहल के हैं। हुआ क्या? डिफरेंस यहां आ गया स्टूडेंट्स कि इनकी अब हो गई स्थिति चेंज। तो सर ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? एन ब्यूटेनॉल और ये क्या है? आइसोब्यूटेनॉल। ये आइसोब्यूटेनॉल होगा क्योंकि इसमें शाखा है। वैसे इसका नाम IUPAC में करें तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल होगा। क्या? 2 मेथिल। IUPAC में नाम दिया जाए तो क्या होने वाला है? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल है। और ये दोनों आपस में क्या होती हैं? स्थिति समायोता होती हैं। यानी कि सर आपने तो पूरा रिवीजन करवा दिया कि स्थिति क्या होगी, संरचना क्या होगी। यानी कि यदि क्रियात्मक समूह सेम और स्थिति भिन्न हो तो वो तो होगी स्थिति समायोता। यदि क्रियात्मक समूह दोनों भिन्न और संरचना सूत्र समान हो तो क्रियात्मक समायोता। यदि ग्रुप एक ही हो और उनकी संरचना भिन्न हो तो वो क्या है? मध्ययोता। ठीक है सर। चलो सर अब थोड़ा सा क्या नेक्स्ट बताओ आप। यहां स्टूडेंट्स देखो, ये सर हमारे को क्या संरचना सूत्र ध्यान नहीं है, किसका है? ये संरचना सूत्र किसका ध्यान नहीं है? स्टूडेंट्स आपको संरचना सूत्र पहले क्या इसके अकॉर्डिंग तैयार करो। हुआ क्या? CnH2n+3 और मैंने लगा दिया N। सर अब तो हमारे को ध्यान में लग गया कि ये किसका होने वाला है? ये है एमीन का स्टूडेंट्स। किसका? एमीन का। ठीक है सर। अब आप बताओगे कि हम पढ़ रहे थे कौन सा टॉपिक? हम पढ़ रहे थे मध्ययोता का। और मध्ययोता में आपने सर स्टार्ट में ही बताया था कि 1 डिग्री एमीन होता है, वो मध्य में स्थित नहीं होती है। यानी कि 1 डिग्री एमीन यहाँ मध्ययोता नहीं देगी। सही बताया। 2 डिग्री एमीन होगा वो क्या मध्य में स्थित होता है तो मध्ययोता देती है। ठीक है सर। आप हमारे को तीनों एमीनों के संरचना सूत्र बता दो। हाँ बता देंगे, क्योंकि यहाँ पूरा कंसेप्ट समझाया जाएगा सर। इतने हाँ पहले स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये जनरल फॉर्मूला है। यानी कि 1 डिग्री एमीन में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस N के 3 दिशा में क्या लगानी है? R लगानी है। तो वो तो क्या हो जाएगी? वो तो 3 डिग्री। सर हमने क्या लगाया यहाँ? N के 1 दिशा में क्या लगा दिया? R लगा दिया। 2 दिशा में क्या लगा दिए? H लगा दिए। तो ये तो हुआ 1 डिग्री। एमीन के केस में है सर। अब 2 डिग्री का स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना। मैं इस हाइड्रोजन को क्या R के साथ रिप्लेस कर रहा हूं। देखिए ये हुआ ना, यहां एक NH बच गया। ये 2 हाइड्रोजन थे, यहां मैंने क्या 2 R लगा दिए। ठीक है सर, R लगा दिए। तो इसका कहने का अर्थ है सर 3 डिग्री में फिर तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। हाँ दिक्कत कहाँ है? यहाँ तीनों हटा दिए। ये देखिए 3 डिग्री। कहने का अर्थ है ये 2 डिग्री एमीन है सर। हाँ हमारे को समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया भाई? ये R, ये NH, ये R,
यानी कि ये मध्य में स्थित है, तो ये कौन सी समायोता दे रही है? मध्ययवता, मध्ययवता दे रही है। स्टूडेंट्स ध्यान में रखना, मेटामेरिज्म। चलो सर ये दो लोन, ये बिंदु क्यों लगाए आपने? यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या अब की बार जेट 2020 में, क्या जेट 2020 में सर क्वेश्चन आया हुआ है? यहां से आया क्वेश्चन क्या था? यहां से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आया था कि उन्होंने अमोनिया की क्या बस आकृति पूछी थी, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, और ये होता है सर ये NH3 यानी N के ऊपर 2 ये लोन पेयर हैं। सर ये लोन पेयर क्यों आए? देखिए स्टूडेंट्स आपने इतना पढ़ा होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन पढ़ा है ना, और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। सर इसीलिए तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बनाता है ना। हाँ सर इसीलिए तो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बंध बनाता है। कहने का अर्थ स्टूडेंट्स ये है कि आवर्त सारणी में ये ग्रुप है ना नाइट्रोजन, ये पूरा ग्रुप की संयोजकता 5 होती है। संयोजकता का अर्थ होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी कर सके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्य सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वो साझेदारी में हिस्सा करेंगे, उसको कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। चलो सर यानी कि इस ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? नाना पाटेकर आज सबके बीच हैं, नाना पाटेकर आज सबके बीच हैं। सर ये तो बहुत शानदार ट्रिक बताए। हाँ बताएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है सर, इन सब का क्या 5 से, इसीलिए तो P क्या जुड़ता है PCl5 से। ओके सर, हाँ बता दिया। सर यहाँ तो 3 से जुड़े हैं, R3 जोड़ गए तो बच्चे क्या 2 इलेक्ट्रॉन बचे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन वही तो हैं लुईस पेयर, लोन पेयर। ओके आपने लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन में। चलो नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे आपको। क्यों? बहुत ही शानदार न्यूज है कि 18 जनवरी से यहाँ एग्री हब का क्या ऑफलाइन बेंच स्टार्ट होने जा रहा है, तो देर किस बात की, यहाँ विजिट करें। ठीक है करेंगे सर। चलो अब हो गया ना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कोई कंफ्यूज नहीं है? ठीक है सर कोई कंफ्यूज नहीं है। अब बात करते हैं ये एमीन। सर ये मध्ययवता पढ़ रहे तो ये क्या है? NH लगा दिया, मध्य में स्थित है ना। हाँ सर मध्य में स्थित है, परंतु यहाँ क्या है? यहाँ कार्बन है, ये भी 2 कार्बन, ये भी 2 कार्बन, ये एमीन। यानी कि वैसे नामकरण करें तो क्या हुआ? डाई एथिल एमीन। हाँ सर। सर इसका ओपन स्ट्रक्चर बताओ हमारे को। ये क्या है? आपको इस प्रकार का, यहाँ मैंने क्या इसको इस मध्य में कर दिया और ये यहाँ रिप्लेस कर दिया, हो गया ना स्टूडेंट्स। चलो यहाँ थोड़ा सा एरो गलत लगा दिया है, ये देखिए हुआ क्या, रिप्लेस कहाँ कर दिया मैंने? इस NH को कहाँ? यहाँ कर दिया, और जो यहाँ CH2 था उसको मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया, यानी कि CH3 NH CH2। ये ठीक है सर, ये तो अब तो समझ में आ गया। हुआ क्या? यहाँ डाई एथिल एमीन है, यहाँ क्या है? यहाँ मेथिल प्रोपिल एमीन है। हाँ ठीक है सर। ये देखो ये क्या है? डाई एथिल एमीन। अणुसूत्र उतने ही है ना? हाँ सर। यहाँ क्या है? मेथिल, मेथिल लग गया, N प्रोपिल एमीन, मेथिल N प्रोपिल एमीन। ठीक है सर, अब तो हमारे को क्या समझ में आ गया। कितने डिग्री है? 2 डिग्री। यानी कि सर ने बताया था कि क्या यहाँ ये R है, जब ये NH बीच में हो और ये R के साथ हो तो क्या ये कितने 2 डिग्री एमीन होता है। ठीक है सर, ये भी 2 डिग्री होगा कि 1 डिग्री होगा? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बीच में है ना, तो इस पूरे ग्रुप को क्या कहने वाले हैं? इसको R कहेंगे। ये NH बीच में हो गया, और इस ग्रुप को भी क्या कहेंगे? RNHR। यानी कि सर कहने का अर्थ है कि जब NH के 2 साइड में R हो तो वो 2 डिग्री एमीन होगा। हाँ वही तो 2 डिग्री एमीन है। चलो सर अब हमारे को ये बताओ, यहाँ यहाँ क्या है? यहाँ सर इसमें 1 कार्बन है, इसमें सर 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन और ये 4 कार्बन।
ठीक है सर, इसमें तो 4 कार्बन थे। इसमें भी सर आपके पास 1 2 3 4 कार्बन हुए। हाँ 4 कार्बन हो गए। सर यहाँ तो 3 ही कार्बन है। स्टूडेंट्स फिर आप गलती कर रहे हो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यहाँ कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो सर इसका सूत्र क्या होने वाला है? ये इसका नाम है, ये टी आकृति दे दिया ना, आइसोप्रोपिल। पहले इसको आइसो आ गया, फिर एन पर क्या हुआ? मेथिल, एन मेथिल एमीन भी होगा। ये आइसोप्रोपिल एमीन है, ये मेथिल एन प्रोपिल एमीन है और ये डाई एथिल एमीन है। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये क्या हुआ? यहाँ ये इनमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन जितने हैं सभी में उतने ही लगे हुए हैं, ध्यान में रखो। तो ये आपस में क्या होते हैं? मध्ययवता का बेस्ट एग्जाम्पल है एमीन के लिए। ठीक है सर, अब तो मध्ययवता में तो इतना बहुत है, क्या चलें? अब सर आपने बताया था कि चलावयवता आज का अंतिम टॉपिक है, संरचनात्मक समावयवता का। यहाँ से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो कौन सा आएगा? त्रिविमीय समावयवता का। चलो सर, चलावयवता का अर्थ क्या है? यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये यौगिक होते हैं ना, वो समान संरचना नहीं रहती है। यानी कि ये 2 यौगिक होते हैं जो अंतर परिवर्तनशील, इनकी संरचना आपस में क्या होती है? चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है। ठीक है सर, इनकी एक शर्त होगी स्टूडेंट्स, आपको पहचानने के लिए बहुत ही उत्तरदायी है। सर ऐसी कौन सी शर्त है जो हमारे को बता दो? हाँ यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन यौगिक में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन यौगिक में होना चाहिए कम से कम कितना? 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है सर, बस इतना ही? हाँ इतना तो बहुत है। सर अब ये अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर करें। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। और इस कार्बन पर उपस्थित जो होंगे ना हाइड्रोजन, वो क्या कहलाएंगे? ये ही तो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर, ये तो वेरी सिंपल काम है, इतना तो हम पहचान ही जाएंगे। क्रियात्मक समूह तो हमने पहचाने जान गए। चलो और क्या होगा? इसमें चलावयवता को दूसरा रूप क्या होता है? टोटोमेरिज्म कहते हैं, क्रिप्टोमेरिज्म कहते हैं, या इसको कीटो इनोल रूप कहा जाता है, क्योंकि इस यौगिक में कीटोन और इनोल दोनों रूप होते हैं। और एल्कोहल का होगा, कीटोन का होगा और ईन लगा होगा, इसके लिए कीटो इनोल। सर हमारे को इस प्रकार समझ में नहीं आया, कुछ नया बताएं आप। यहाँ देखिए भाई, इसमें हाइड्रोजन परमाणु का क्या? एक बहुबंध यौगिक। बहुबंध का अर्थ क्या हुआ? कीटोन में डबल बॉन्ड है ना, तो बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु पर क्या स्थानांतरण हो जाता है? किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है सर, वो ये हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने पहले शर्त रखा है अल्फा हाइड्रोजन। सर ये अल्फा हुआ क्या? ये है अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन होगा, वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। हाँ ठीक है। दूसरी शर्त क्या है? साथ ही इसमें एक पाई बंध का क्या? जब डबल बॉन्ड का बहुसंयोजक है तो पाई बंध का हेर फेर हो रहा है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं? 2 पाई होती हैं। बस इतना सिंपल ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कीटो इनोल रूप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेजर लग गया ना, जिसको इंडिकेट किया जाते वो किया जाता है, उसको क्या आज ही दिमाग में बिठान लेना। ठीक है सर, बिठान लेंगे। कीटो इनोल यानी कि इसमें क्या मिलने वाला है? कीटोन का रूप मिलने वाला है। इनोल यानी इन भी होगा ओल भी होगा। इसका क्या होगा? ये संधि विच्छेद करना होगा। आपको नहीं, सुपरवाइजर के बच्चों को तो जरूरत ही नहीं है। इन ओल, तो ये इन का रूप है, ओल का रूप है। चलो सर अब बताओ आप हमारे को क्या एग्जाम्पल बताएंगे?
बहुत ही इंटरेस्टिंग। यहाँ से क्लास में क्वेश्चन क्या जेट के बच्चों को मिल जाते हैं। और बच्चों की दौड़ कितने तक होती है? दौड़ होती है श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक और मध्य यवता तक। यहाँ से आगे अपने 3 जो पढ़ने वाले हैं ना, 2 तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के और 1 ये चलायु यवता का, वहाँ से क्वेश्चन कितना 100% आने के चांस रहते हैं। सर 100% से कम तो आप क्या बात ही नहीं करते, क्यों करेंगे नहीं? क्योंकि अनुभव है। चलो ठीक है सर। अब सर हमारे को अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ कंसेप्ट बताएं। देखो स्टूडेंट्स, ये कौन सा ग्रुप है? सर ये कीटोन का है। कीटोन का है ना? हाँ कीटोन का है। तो ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन ये भी तो हो सकता है और ये भी तो हो सकता है। सर ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन है, तो इस कार्बन को मैं क्या बोल सकता हूँ? अल्फा कार्बन। हाँ बोल सकते हो। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन। तो कहने का अर्थ है कि ये यौगिक क्रिया ये चलाव्यता देगा। अब सर ये बताओ, आपने कहा था कि हाइड्रोजन का क्या होना चाहिए? स्थानांतरण होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन का होगा स्थानांतरण। और पाईबंद का भी क्या होना चाहिए? हेर फेर। यानी कि मैं यहाँ से एरो लगा रहा हूँ, या सॉरी स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा गलत लग गया है। यहाँ पाईबंद का हेर फेर होने वाला है यहाँ, और ये हाइड्रोजन जाने वाला है यहाँ। ठीक है सर, ये हुआ क्या? पाई का बंद यहाँ से यहाँ आ गया ना। और जो एक हाइड्रोजन, ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 2 तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक जो हाइड्रोजन था वो कहाँ गया? यहाँ से रिमूव होकर यहाँ गया। सर ये क्या हो गया? ये OH है तो O लग गया। सर हाँ O लग गया। और ये डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे? इन। हाँ सर इन कहेंगे। हुआ क्या? ये इनोल रूप है। और ये कौन सा रूप है? कीटो रूप है। हाँ सर अब तो हमारे को क्या समझ में आ गया। ये कौन सा रूप है? कीटो रूप। ये कौन सा रूप है? इनोल रूप। तो सर इसमें कहने का अर्थ इतना ही है क्या फंडामेंटल, कि कोई भी यौगिक है क्रियात्मक समूह में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और जितनी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी उनकी क्या संरचना बनती है, और संरचना बनती है तो बस वो क्या चलाव्यता देंगे। हाँ वेरी सिंपल। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, तो एग्री अब इसमें समझौता नहीं रखता है। यहाँ एग्री अब कोई समझौता नहीं कर रहा है, आपको यहाँ से क्वेश्चन वाइज तैयार करवाया जाएगा। देखिए आपको 2 यौगिक या 3 यौगिक बता रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन से यौगिक किस प्रकार देंगे या नहीं देंगे। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? निम्न में से कौन से यौगिक चलाव्यता समाव्यता क्या दर्शाते हैं या नहीं, बस आपको इतना डिसाइड करना है। सर कर देंगे, आपने पढ़ाया है। चलो बच्चों ये क्या है? 2 एग्जाम्पल हैं, मेरे को ये बता दीजिए कि ये चलाव्यता दर्शाएंगे या नहीं। सर ने बताया था क्या? अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा होता क्या है? अल्फा क्रियात्मक समूह से जुड़ा, ये क्रियात्मक समूह है, इस पर जुड़ा ये कार्बन और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन। सर ये तो देगा। हाँ देगा। सर ये आपने बताया था कीटोन, और इससे ये जुड़ा अल्फा कार्बन और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन। हाँ ये भी तो देगा। सर ये तो दोनों ही देंगे। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल और है, उसको ध्यानपूर्वक देखना, वो देगा या नहीं देगा। हाँ इसको देखो भाई स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है। जो बच्चे पूरी क्लास को शानदार अटेंड किया वो इसको आसानी से कर देगा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि 100% यहाँ बोलता है। सर ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने ये डिसाइड किया क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, इस पर जुड़ा कार्बन तो है, परंतु इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं है, और नहीं है तो ये क्या क्रिया चलाव्यता नहीं दर्शाएगा। कहने का अर्थ सर 3 डिग्री जो एल्डिहाइड होगा वो क्या दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। चलो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आज का क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार आपको ध्यान में रखना होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो बच्चों ने ये सेकंड वीडियो देखने से पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट वीडियो जरूर देखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये हो गया कंप्लीट। और देखो स्टूडेंट्स क्लियर कट बात ये है
कि यदि आपने जेट ICAR BHU का सपना पूरा करना है तो क्वालिटी के साथ समझौता न करें। आपका एक निर्णय सही दिशा में लिया गया एक निर्णय होता है ना, वो क्या जिंदगी परिवर्तन कर सकता है। बस निर्णय आपके हाथ में है, चॉइस हमारी है नहीं, सॉरी, वॉइस हमारी है, चॉइस आपकी है। आप कौन सा चैनल देख रहे हो? एग्री हब का देख रहे हो। यदि पसंद आया है तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। और वैसे लाइक और अपने मित्रों को क्या करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आपको तुरंत मिल जाएगा। आप जहाँ कहीं भी हो बने रहें एग्री हब के साथ। थैंक यू।